आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबिलिटी नहीं होती है इनको बाहर से आपको दिया जाएगा। ये ऑर्गन आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा, या फिर आप जो फूड खाते हैं उस फूड में या तो ये चीज पाई जाती है या तो आपको एक्स्ट्रा कोई चीज लेना पड़ता है। तो इसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो सब्सटेंसेस जो ऑर्गन नहीं बनाएंगे। ऑर्गन अपना क्या है, जैसा कि लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला कंपाउंड क्या है। सबसे पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है वाटर। ठीक है, वाटर की हमारे बॉडी में 60 to 75% है। क्या है, हमारे बॉडी में वाटर 60 to 75% है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर ही डिजोल्व होके बहुत सारे न्यूट्रिशंस, ताकि जब डिजोल्व होंगे तो इजीली सेल्स तक पहुंच सके। अगर वो डिजोल्व नहीं होंगे, वाटर कम रहेगा, तो ब्लड गाढ़ा होगा। तो ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि ब्लड को पहुंचाए, और साथों साथ वो सेल तक पहुंचेगा तो इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गाढ़ा है। तो इसलिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें चीजें घुल जाती हैं, खासकर न्यूट्रिशंस और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, और वाटर क्या करता है, लुब्रिकेंट पैदा करता है, यानी चिकनाई पैदा करता है, ताकि इजीली आप जो चीजें पहुंचना है इजीली पहुंच जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मुंह के अंदर थूक, ये भी फ्लूइड ही है, सलाइवा है, थूक है। इसी तरह सांस के नली में भी क्या है, थूक है, पानी की शक्ल है। इसी तरह इंटेस्टाइन है, और घुटनों के दरमियान फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है। तो ये क्या क्या रगड़न से बचाएंगे, खाना इजीली आपका स्टमक में चले जाएगा, कहीं भी आपको महसूस नहीं होगा। अगर फ्लूइड कम होगा, मुंह में कम होगा, तो एकदम जबान सूख जाएगी, पूरी चीजें सूख जाएंगी। लेकिन वही अगर फ्लूइड होगा तो इजीली क्या है, आप चबा सकेंगे, इजीली उसको स्टमक तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है, और क्या करता है वाटर, वाटर चेंजेस टेम्परेचर स्लोली। तो वाटर क्या करता है, हीट को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अगर बॉडी में हीट ज्यादा होगी तो इसका मतलब वाटर कम। वाटर अगर बराबर है, कांस्टेंट है, तो हीट भी नॉर्मल या फिर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमें वाटर को रखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा लिए एक इमेज है जो बताया जा रहा है इसमें। हमारे पास फ्लूइड है, जो फ्लूइड तीन जगह होता है। कहाँ होता है, तीन जगह फ्लूइड होता है। चीज को याद रखना है, देखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर, एक फ्लूइड वो है जो सेल के अंदर है। एक फ्लूइड सेल के अंदर है, एक फ्लूइड सेल के बाहर है। ठीक है, एक फ्लूइड आपके ब्लड वेजल्स में है या लिम्फ में। ठीक है, देखिए, फ्लूइड अगर फ्लूइड अगर वेजल्स या लिम्फ में है तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, सेल के अंदर है तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहेंगे। सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है तो उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहेंगे। सेल के अंदर है तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अगर वेजल्स में है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। तो ये फ्लूइड तीन जगह होता है, इसको याद रखना जरूरी है। अब वाटर कंपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ है, देखिए। सेल के अंदर जो 60% फ्लूइड है, कितना है, सेल के अंदर
65% फ्लूइड, सेल के बाहर 35% है। उसके अलावा वाटर प्लाज्मा के अंदर है। प्लाज्मा मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो पानी है उसको प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा किसको कहेंगे? ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा वाटर है उसको प्लाज्मा कहेंगे। लिम्फ, लिम्फ भी एक किस्म का वाटर है, जो लिम्फेटिक चैनल्स आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए लिम्फ भी वाटर की एक शक्ल है, इतना ही याद रखिए। और सेल और सेल के बाहर, ठीक है, और दो टिश्यूज के बाहर, दोनों के दरमियान जो फ्लूइड हो गया उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। और कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड भी है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसा कि साइनोवियल फ्लूइड घुटनों के दरमियान होता है। घुटने इजीली मूव करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड की जरूरत है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको CSF भी बोलते हैं। सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल, ये फ्लूइड ब्रेन के अंदर होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, ताकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इजीली वेट बियरेबल बनाया जाए। ठीक है, और अपने आंखों के अंदर भी पानी होता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं इसको। और बहुत सारी जगह, जैसा कि थूक है, सलाइवा है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर भी क्या है, सब आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड। तो फ्लूइड कहाँ कहाँ पे है इस चीज को याद रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, ये भी बाहर से हमें जरूरी है, ये हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसी वजह से बाहर से उसको दिया जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। देखिए ठीक है, और एनर्जी क्या करता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज दोनों मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी का नाम क्या है? एटीपी। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट can then be used for cellular process that require energy। एनर्जी जो जरूरत होती है सेल के लिए वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है ये भी इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन आने के बाद, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, उसके अंदर से जो एनर्जी से जो अनयूजफुल थिंग्स निकलते हैं उसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल रेस्पिरेशन के बाद, सेल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा और ऑक्सीजन के बदले उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किया। ये हमारे लिए, बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर जिस्म में ही रह जाएगा तो बॉडी के लिए नुकसान करेगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रह जाएगा, देखिए ऑक्सीजन ज्यादा नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन आएगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा बॉडी में तो बॉडी एसिडिक बनेगी। एसिडिक यानी हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होंगे बॉडी एसिडिक बनेगी। इसी को हम क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? एसिडोसिस। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन का आना जरूरी है, और जितना आना ऑक्सीजन का जरूरी है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का जाना भी जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ, जो सेल में एनर्जी मिल रही है उसमें क्या क्या चीजें देखी। सेल में ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, और साथ में आपको ग्लूकोज की जरूरत है। देखिए, एक ये चीजें पूरे मिलके एक फार्मूला बनाती है। देखिए,
ये ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं वो ये है, जो भी हम खाते हैं वो ये है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ गया। ये दोनों जरूरी है, दोनों मिल गए। दोनों जब मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, वाटर अलग होगा, एटीपी अलग होगा और हीट प्रोड्यूस होगा। आप समझिए, ऑक्सीजन और जो भी हम खाए वो दोनों सेल के अंदर जाके मिल गए। मिलने के बाद एज ए रिजल्ट क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन या वाटर मिलेगा, या वाटर मिलेगा, या एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा, एंड हीट मिलेगा। फूड रिप्रेजेंटेड हियर बाय ग्लूकोज। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो इससे किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और वाटर। द पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिलीज इन टू फॉर्म्स। जो एनर्जी है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो दो तरह से प्रोड्यूस हो, एक है एटीपी और एक हीट। हमारे बॉडी के लिए हीट की जरूरत है और एनर्जी की भी जरूरत है, दोनों मिलके ही सेल को चलाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है हमारे बॉडी में, तो निकल जाएगा। कौन निकालेगा? लंग्स उसको निकालेंगे। और वाटर जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो वाटर वहीं पे रह जाएगा। ठीक है। और हीट जो प्रोड्यूस हुआ तो वो यूटिलाइज होगा बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो हर सेल अपना अपना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, आप देखेंगे तो। ठीक है। और खासकर एटीपी एक नया सेल बनाने के लिए यूज करेगा, प्रोटीन्स को बनाने के लिए यूज करेगा, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, आप हाथ उठा रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके लिए भी एटीपी यूज होगा। सो एटीपी, सॉरी, एटीपी यूज होता है। और खासकर इसके साथ एनर्जी, एटीपी का यहाँ मतलब क्या होगा? एनर्जी। ठीक है। एटीपी का और एक मतलब क्या होगा? एनर्जी। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे और फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म होगा वाटर, फॉर्म होगा एटीपी, फॉर्म होगा हीट। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर वहीं पे रह जाएगा, हीट टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होगा, सेल के अपने ओन टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए यूज होगा, और एटीपी एनर्जी के तौर पे यूज होगा। कब? कब नया सेल बनना है, ठीक है, या फिर यूटिलाइज करना है सेल को, जैसा कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराना है आपको, तो ये सब चीजें क्या होंगी? बॉडी में यूटिलाइज होगी एटीपी। ठीक है। तो ये तो सेल में एक सेल है, तो पूरे बॉडी के सेल्स में ये चीजें होते रहती। ऐसा सांस लिए, आपके आपने जो खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज था दोनों मिलेंगे, सेल के पास जाएंगे, सेल उसको एक्सेप्ट करेगा, सेल क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, निकाल के वाटर को यूटिलाइज करेगा, हीट को यूटिलाइज करेगा और एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ये तो ये पूरा प्रोडक्शन है। अब हमारे बॉडी में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत कम मिकदार में। क्या क्या है वो? जैसे कि आयरन है, हमारे बॉडी में भी आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है। ठीक है। जैसा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया, आप इसको नोट कर लीजिए, यूज कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको बहुत जरूरी है। ट्रेस एलिमेंट्स। कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? बोन्स को, टीथ को ताकत देता है, खून जमने से बचाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फॉस्फोरस ये दांतों को, हड्डियों को मजबूत करता है। और डीएनए, सेल के अंदर, सेल का जब डिस्कस करते हैं उसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, उसमें हेल्प करता है। एटीपी में, एनर्जी में भी हेल्प करता है। और सेल के मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। आगे सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो मालूम होगा। आयरन ये आरबीसी बनाने में मदद करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। मसल्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। ऑक्सीजन को स्टोर करके भी रखता है। ठीक है। कॉपर भी सेल को सांस लेने में मदद करता है और हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। सोडियम पोटेशियम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। और नर्व्स के इम्पल्स, नर्व्स के अंदर जो सिग्नल्स है वो जाने में मदद करता है। सल्फर ये इंसुलिन और क्रेाटिन को मदद करता है। कोबाल्ट B12 का हिस्सा है। आयोडीन ये थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थायरॉक्सिन के लिए। इस तरह ये सब चीजें मदद करती है। कैसे भी बता।
उसके बाद हम एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीएच बहुत, एसिड बेस एंड पीएच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ सेल रेस्पिरेशन और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो एसिड बेस एंड पीएच इसका डिस्कशन कल, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं।